देख रहे हैं IBN भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो हम पहुंचे हैं लखनऊ के इंदिरा नगर डीपीएस में बच्चों से जानने कि आखिर उनकी स्ट्रेटजी क्या थी कि उन्होंने इस बार बोर्ड एग्जाम में इतनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। और साथ ही साथ हम डीपीएस की प्रिंसिपल से भी जानेंगे कि उन्होंने बच्चों को कैसे मोटिवेट किया कि वो इतने अच्छे परसेंटेज ला सकें, और साथ ही साथ वो पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो बच्चे इस साल अच्छे परसेंटेज या अच्छे स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो चलिए जानते हैं बच्चों से और साथ ही साथ स्कूल की प्रिंसिपल से। यश 93.8, मरियम 95.4, श्रिया 98.6, आदित्य 95.8, कुश 92.8। तो ये थे हमारे साथ सारे डीपीएस के बच्चे जिन्होंने स्कोर किया है 90+। अब हम जानते हैं इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स और इनके फेवरेट फैकल्टी। स्टार्ट फ्रॉम यू मरियम, आप तो हेड गर्ल हैं स्कूल की। फेवरेट टीचर और फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट टीचर ऐसे आई एम नॉट रियली बायस, सभी बहुत अच्छे हैं। मैं मतलब जो लगता होगा कि इट्स नॉट दैट परसेंटेज मार्क्स की बात नहीं, पर्सनल कोई पर्सनल ऐसे I'd go for Ragini ma'am, she's my economics teacher and my favorite subjects are business and economics. फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड फेवरेट टीचर अजमल सर। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स हैं, तो मेरे टीचर भी दोनों अजमल सर और धीरेन्द्र सर दोनों हैं। ओके, तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट बीएसटी एंड फिजिकल एजुकेशन। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बीएसटी एंड फिजिकल एजुकेशन और फेवरेट टीचर श्री सर एंड अबे सर। फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था और फेवरेट टीचर इसमें कितने आए? 95। मैथ्स में बराबर यार, क्या मतलब कॉपी के बराबर पेजेस भरे, बराबर नहीं पता नहीं अब दोनों। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स है और उसके केमिस्ट्री एंड मैथ्स या। अच्छा, केमिस्ट्री कैसे पढ़ी? एनसीईआरटी बस सॉल्व करके एनसीईआरटी से मतलब हो जाता है। और कुछ चीज़ें मेमोराइज करनी थी वो मेमोराइज की, वरना सॉल्व भी किया है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बताओ कि प्रिपरेशन कैसे की थी एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 70s पे अटक गए हैं और आपका बायो स्ट्रीम रहा है, कैसे प्रिपरेशन की थी आप? मेनली तो वैसे मैंने एनसीईआरटी पे ही फोकस किया था, क्योंकि बाकी लाइक स्टडी मटेरियल्स कंसल्ट करने पे कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। एंड लास्ट मतलब पहले से पूरे साल पढ़ के रखा था, तो लास्ट मोमेंट पे बस रिविजन था एंड प्रीवियस 10 ईयर के पेपर्स सॉल्व करके। स्कूल वालों ने कैसे सपोर्ट किया था, अगर पूछा जाए कि फैकल्टीज़ ने कैसे सपोर्ट किया था, पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया, इवन योर क्लासमेट्स ने कैसे सपोर्ट किया था? टीचर्स तो वैसे पढ़ाती थी, उससे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे एंड कोई भी डाउट होता था तो हम कर ही लेते थे उनको कंसल्ट। एंड घर पे भी लाइक वैसे कोई फोर्स भी नहीं था, प्रेशर भी नहीं था, तो ईज़िली पढ़ लेते थे। एंड वैसे डाउट्स रहते थे तो क्लासमेट्स भी हेल्प कर ही देते थे। क्या हम ऐसे बोला जाता है कि जो 90s लाते हैं उनसे कहा जाता है कि वो पूरे दिन पढ़ते हैं, आप लोग इस बात से कितना, क्या वाकई में ऐसा होता है जिनको 90 स्कोर करने वो पूरे पूरे दिन पढ़ें? अगर पूछा जाए तो कितने घंटे पढ़ाई की थी, क्योंकि जब हम ही ने भी 10 दिया तो कहा जाता है पूरे पूरे दिन पढ़ो तब 90 आते हैं। क्या लगता है, क्या कैसे पढ़ाई की थी, क्या स्ट्रेटजीज रही थी तुम लोग की? नॉट एग्जैक्टली पूरा दिन तो नो बडी स्टडीज, इट्स जस्ट तुम जितनी भी देर पढ़ो, इट्स अबाउट योर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस। आर इट्स कोई फिक्स्ड घंटे नहीं है कि इतने घंटे पढ़ने, वो हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। इट्स अबाउट योर कैपेबिलिटीज एंड योर इंटरेस्ट, दैट्स ऑल। टू से टू द स्टूडेंट्स हु विल नेक्स्ट अपीयर इन क्लास 12, क्या एडवाइस देना चाहोगे अपन? इट्स जस्ट दैट कि तुम जितनी भी देर पढ़ो, इट्स अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी बडी बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट सेम और सबके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, सबकी फील्ड्स डिफरेंट होती हैं, स्ट्रीम्स डिफरेंट होती हैं। तो जस्ट ट्राई योर बेस्ट, वर्क हार्ड, और जो होगा एवरीथिंग इज़ गोना बी गुड। अपना नाम बताओ। यश गुप्ता। क्या लगता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे 90 स्कोर करना चाहिए, क्योंकि अब 90 मोस्टली सभी सोचते हैं यार 90 आ जाएं, 89 भी होता है तो बोलता है यार 90 नहीं आए। तो क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको, क्या बोलना चाहोगे? खुद भी क्या फॉलो किए थे तुम लोगों ने स्ट्रेटजी की, बोर्ड में ऐसे पढ़ना है या कंपैरेटिव ऐसे स्कोर करना है? पहली बात तो हमें स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। अगर हमारे स्कोर कम भी आ रहे हैं तो हमें आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, उसको लेकर हमें स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहिए। साथ साथ हमें इतना भी नहीं है कि दिन भर पढ़ना है, सेम चीज़ वही है कि जो भी पढ़ो आप कंसंट्रेशन से पढ़ो और हर टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू करो। ये चीज़ मेरी एडवाइस रहेगी और बेसिक वही एडवाइस है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए और वही सबसे इम्पोर्टेंट। कौन सी स्ट्रीम थी आपकी? पीसीएम। तो मैथ्स में कितने आए? मेरे आए मैथ्स 91।
यार बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब स्कोर भी नहीं कर पाए। क्या मतलब मैथ्स कैसे पढ़ी थी, कैसे प्रैक्टिस की थी, कैसे उसको वर्कआउट किया, क्योंकि फॉर्मूलेज होते हैं, कैसे क्या स्ट्रेटजी रही? तो मैंने बेसिकली पहले तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाए थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इज़ अ मस्ट। आपको अगर मैथ से अच्छे स्कोर करना है तो आपको एनसीईआरटी लगानी होगी। फिर उसके बाद आपको अगर कोई रेफरेंस बुक करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट। दैट इज़ माई बेसिक। ज़्यादा तो नहीं की थी बट ज़्यादा नहीं की थी, कितने परसेंटेज? 94 पॉइंट। या ज़्यादा कैसे नहीं करी थी? बस कंसंट्रेशन के साथ जितना भी पढ़ना चाहे उतना पढ़ना चाहिए, मतलब एग्जैजरेट करने की बात नहीं है 90% के अबव। कोरोना भी बीच में आ गया था, फिर भी कैसे पढ़ाई करी थी? क्योंकि घर पे यार लॉकडाउन में इंसान बिल्कुल इतना परेशान हो रहा है, कैसे मैनेज किया था कि कोरोना के टाइम पढ़ाई? वही मतलब बेसिक चीज़ें थी, मतलब बस प्रिकॉशंस लेते रहो, और वैसे भी एग्ज़ाम्स के टाइम बाहर निकलना नहीं था, उतनी भी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। बस जब भी एग्ज़ाम देने जाते तो फुल प्रिकॉशंस के साथ रहना था। कौन सी स्ट्रीम थी? PCM कितने है? 95। और फिजिक्स 95। कैसे पढ़ा था? फिजिक्स जरा बता दो। 95 बहुत है, बच्चे तो 60 भी नहीं ला, 60 भी नहीं score। फिज़िक्स के लिए बस बेसिक चीज़ है उसमें कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स में तो मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल कम रहते हैं। तो बस कॉन्सेप्ट से गो थ्रू होना था। और तुक्का चलता है वहाँ पर बोर्ड्स में? सिर्फ जो एग्जैक्ट आप पढ़ के जाते हो वही लिखना होता है? नहीं, तुक्का जैसा तो कुछ नहीं लगा पाया, मतलब मैं ट्राई किया था बट लगा नहीं। वो मैथ्स में कितने हैं? 97। कैसे आए थे 97? वही मतलब मेन चीज़ है एनसीईआरटी लगा के, और फिर अगर आपका एनसीईआरटी मतलब एक बार हो जाए तो ये नहीं कि आपका हो गया है एनसीईआरटी, एटलीस्ट आपको हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आने चाहिए, और उसके बाद अगर आपको लगाना है तो प्रीवियस ईयर इज मस्ट। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा था आप लोगों के जब आप लोग के 90+ आए? यहाँ पे सब 90+ वाले ना, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? उनके लिए इट्स ऑलवेज अ प्राउड मोमेंट। अगर कोई भी उनका बच्चा अच्छा करता है, दे वर रियली प्राउड एंड दे वर हैप्पी एंड दे जस्ट होप दैट वी डू लाइक दिस इन फ्यूचर आल्सो। अदर आई एम गोना परस्यू लॉ। या आई एम गोइंग टू परस्यू इंजीनियरिंग। IIT प्रिपरेशन चल रही है। और आपको क्या करना है? मैं एनडीए मेन फोकस। इंडिया में जाओगे? सही है यार। कैसे पढ़ाई करी थी, क्या किया था, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी थी कि 90+ आ जाए? क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इवन 60 स्कोर करने में भी उनको प्रॉब्लम हुई थी। PCM ग्रुप के ही हैं, CBSE एक टफ बोर्ड है। तो क्या एडवाइस देना चाहोगे जो बच्चे अब 12 देंगे? वैसे बेसिकली एडवाइस यही रहेगी कि स्कूल के जो 6 आवर्स होते हैं स्टडी के, उन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करके अगर घर पे आप नहीं भी पढ़ते हो तब भी आपका काम हो सकता है। और अगर आप स्कूल के टीचर्स जो आपको पढ़ा रही है उनकी बातें सुन के अगर आप अपने पेपर्स देते हैं तो उन सबसे कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। ऐसा है क्या कि अगर हम रेगुलर बेस पे स्टडी करें तो हमें बोर्ड में 90% लाने में आसानी होती है? कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे 2 to 3 आवर्स पढ़ें तो होता है, और अगर हम अपने कॉन्सेप्ट, या आप लोग क्या करते हो कि जो मैम पढ़ाने वाली हैं उसको पहले ही पढ़ के आप जो स्कूल पहुँचते हो, या फिर जो वो पढ़ा रही हैं? ऐसा मिथ है ना कि लोग बोलते हैं कि जो 90-80s लाते हैं वो बच्चे पहले से पढ़ के आते हैं, वो टीचर्स के साथ आके सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं। तो क्या ये बात सच है? एग्जैक्टली। जैसे हमारे स्कूल की इफ़ यू टॉक अबाउट आवर फैकल्टी, इट्स एक्सेलेंट। तो हमें पहले से पढ़ के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स रियली इंटरैक्टिव और सब क्लास में समझ आता है। इट्स नथिंग लाइक दैट। और क्या कहते हैं, इट्स जस्ट बेकार की मिथ्स होती हैं बहुत सारी कि पहले पढ़ के आए, पूरा चैप्टर पहले पढ़ लो, सब कर लो। कुछ ऐसा नहीं है। और अगर रेगुलर बेसिस पे यू गो थ्रू एवरीथिंग तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग से तुम्हारा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि तुम प्रिपेयर करते चलते हो, तो इट्स ऑब्वियसली हेल्पफुल इन द एंड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुमने फर्स्ट 6 मंथ्स कुछ नहीं पढ़ा तो तुम नेक्स्ट 6 मंथ्स कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं, अगर हम बोर्ड से 3-4 महीने पहले भी पढ़ना शुरू करें तो वी कैन स्कोर एटलीस्ट 70 to 80 डेफिनेटली। और बताओ, स्ट्रेटजीज बताओ, क्या फंडामेंटल्स थे, क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ किया? 90s आए हैं, कुछ और टीचर्स के अलावा अपने कॉन्सेप्ट जो तुम लोगों ने फॉलो किए, एक्सेप्ट द फैकल्टी और पेरेंट्स, क्या कॉन्सेप्ट्स लगाए थे, कैसे पढ़ाई करी? क्योंकि 90 स्कोर किया है तो कुछ तो आप लोग लेके चल रहे होगे ना माइंड में कि ऐसे पढ़ना है, आगे जाके फ्यूचर में ये अचीव करना है, तो कुछ तो लाइन ऑफ होगा आप लोगों का। वैसे तो यही था कि मेनली जो टीचर्स के नोट्स थे उन पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा था। एंड एनसीईआरटी में भी जब मैम पढ़ाती थी तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती थी उनको हम नोट कर लेते थे बुक में, तो उससे गो थ्रू करने में काफ़ी आसानी पड़ती थी, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता था। एंड टीचर्स हमें स्टडी मटेरियल सप्लाई करती थी, प्रीवियस ईयर पेपर्स और सब कुछ PDFs में मैम भेजती थी, इंग्लिश में भी जैसे क्वेश्चन आंसर्स, तो उनको पढ़ लेने में एकदम चैप्टर क्लियर हो जाता था। तो एक्स्ट्रा में बायो साइड से हो ना, क्या क्या सब्जेक्ट्स?
फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। में कितने हैं? केमिस्ट्री में 99। कैसे पढ़ा था? केमिस्ट्री में हमें अजमल सर ने वैसे तो सारे नोट्स वगैरह दिए ही थे, एंड क्लास में ही वो इतना पढ़ा देते थे कि बाकी फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ उनके नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ी तो उससे भी। अपने खुद के कोई नोट्स बनाए थे या फैकल्टी ही मतलब जो नोट्स प्रोवाइड करे उससे ही, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद निकाल के कुछ नोट्स बनाए थे? हमने खुद ही के नोट्स बनाए थे। ऑब्वियसली वी वर गोइंग थ्रू द नोट्स ऑफ द फैकल्टी, बट एक बार मेमोराइज करने के लिए हमने खुद के भी नोट्स बनाए थे, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन मेमोराइजिंग द पॉइंट्स एंड द की पॉइंट्स ऑफ द सब्जेक्ट। कोचिंग ली थी आप लोगों में से किसी ने या सिर्फ स्कूल की स्टडीज से ही? स्कूल की स्टडी से। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि जो बच्चे कहते हैं ना कि 80 ला रहे हैं या 70 ला रहे हैं तो हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए आ रहे हैं, तो ये मिथ कितना सही आप लोगों को लगता है? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एक टफ बोर्ड है और ऐसा कहा जाता है चाहे वो आईसी हो यूपी बोर्ड हो, बच्चे कहते हैं ना कि हम कोचिंग से पढ़ के ला रहे हैं, फैकल्टी पढ़ा रही है ठीक है लेकिन कोचिंग करने से भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है ऐसा कुछ होता है या स्कूल की पढ़ाई से ही चीज़ें हो जाती हैं? इट एक्चुअली डिपेंड्स अगैन ऑन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट। जो बच्चे हो सकता है स्कूल में इतने ज़्यादा ना ग्रास्प कर पा रहे हो, जो टीचर्स पढ़ा रही है उनका कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक हो फॉर एनी रीज़न, उन्हें कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग चीज़ों की। अदरवाइज यू कैन डू, वी ऑल हैव डन इट विदाउट कोचिंग, सो इट्स गाइस वर ईच अदर कॉम्पिटिटर्स और नॉट? रियली यू शुड बी। में होता है ना बच्चे बीट करना होता है, यार वो 90 ला रहा है 80 ला रहा है, कॉम्पिटिटर था? अगर आपने कम्पिटेटिवनेस मतलब बिहेवियर अपने अंदर रखा है तो मेरे ख्याल से वो फ़ायदा ही होगा आपको, बिकॉज अगर आपका कोई दोस्त है वो आपके 90 आए उसके 94 आए, फिर आप सोचो अगली बार कि मुझे उससे ज़्यादा लाना है, तो आपके अंदर वो इम्प्रूवमेंट होगा, तो वो मेरे ख्याल सही है। आपका था कोई कॉम्पिटिटर एज सच कि माइंड में रहता है? ठीक है, फ्रेंडशिप इज़ डिफरेंट, बट जब आप स्टडीज़ में आते हो, परसेंटेज में आते हो, तो कॉम्पिटिटर सबका होता है, हमारा भी था। तो क्या मतलब कॉम्पिटिटर था कि बीट करना है यार इस बंदे को, भले वो दोस्त है? हाँ मतलब बहुत ट्राई किया, मतलब कभी कभार कुछ सब्जेक्ट्स में कौन था इनमें से? कोई था? ऐसा क्यों? आदत क्यों था? ज़्यादा अच्छा है पढ़ाई? मतलब ट्राई तो रहता था कि हाँ मतलब दूसरों से अच्छा करे, फिर मतलब काफ़ी बार हुआ भी, पर नहीं थे, सबके थे। बेसिकली एक सर्टेन लेवल ऑफ कंपटीशन तो होता ही है हर स्टूडेंट्स में, लेकिन इन दी एंड अपना प्रोग्रेस ही अपना कंपटीशन अपने से ही है, सॉर्ट ऑफ अपना प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए। उसका मतलब उसके मन में था कि आई हैव टू बीट समवन एक्चुअली इन कंपटीशन। कॉम्पिटिटर था कोई? ओवरऑल ऐसे तो नहीं कह सकते कॉम्पिटिशन। कितने? 98? मेरे पीरियड में 100 आए हैं, मेरे पीरियड में मरियम थी कंपटीशन, तो तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर कंपटीशन नहीं होता बेसिकली वो एक बार मार्क्स आ गए तो यू आर ऑब्वियसली प्राउड ऑफ योर फ्रेंड, बट अगर उससे पहले आप कंपटीशन नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, तो कंपटीशन बेटर ही कर रहा है ना आपको, आप मेहनत कर रहे हो ज़्यादा, आप एक कंफर्टेबल जोन में अपने आपको बैठा नहीं रहे हो जिस पे आप कोई काम नहीं करोगे फिर बाद में, तो बेटर ही है कंपटीशन मेरे लिए। तो कंपटीशन होना चाहिए मतलब, क्योंकि मैं देखा ना स्कूल में होता है कंपटीशन, क्योंकि मोस्टली बच्चे करते हैं कंपटीशन, यार हम लोग भी करते थे कंपटीशन की, ज़्यादा परसेंटेज ना है या कम ना है। तुम बताओ, तुम्हारे सबसे अलग आए हैं, बायो ग्रुप सबसे टफ होता है, तो तुम क्या एडवाइस देना चाहोगी जो बच्चे आगे चल के MBBS करना होगा? कितना स्कोर करना ज़रूरी है कि आपको एक अच्छी कॉलेज में वो मिल जाए एडमिशन? वैसे तो मैं एम कर रही हूँ 600 प्लस का, तो उसी के हिसाब से प्रिपरेशन चल रही है। अभी तो एग्ज़ाम भी डिले हो रहा है तो हमें ज़्यादा टाइम भी मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए, तो चल रहा है। और हमारे बायो सेक्शन में बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। बायो में होते हैं? हाँ, तो हर जगह देखो तो सिर्फ पढ़ने वाले सबके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। बायो एक्सट्रीमली डिफरेंट है ना, MBBS डॉक्टर बहुत टफ है। तो वैसे क्लास में, हमारी क्लास में तो काफ़ी मतलब फ्रेंडली कंपटीशन था, लेकिन हो जाता। और PCM ग्रुप में? PCM ग्रुप में भी एक फ्रेंडली कंपटीशन था, सब दोस्त भी थे और साथ साथ एक फ्रेंडली कंपटीशन था कि इससे ज़्यादा लाना है। तो आगे NDA में जाना है, क्या स्ट्रेटजीज हैं NDA में जाने के लिए? कैसे प्रिपेयर किया था? क्योंकि अभी तो NDA दिमाग में नहीं आया होगा, 10th में हो गए तब से चल रहा होगा NDA में जाना, कैसे प्रिपरेशन किया? क्योंकि 12th में इतना अचीव करना है, तभी शायद कोई क्राइटेरिया है परसेंटेज का भी NDA में? नहीं, मैंने एक्चुअली यही सोचा कि मतलब NDA के मुझे 12th के बाद उसके बाद एक और चांस मिलेगा, तो मेरा मेन फोकस पहले 12th था, और बाकी 11th में भी मैंने जो उनके कॉन्सेप्ट्स थे 11th के, तो उस पर भी मैंने ध्यान रखा था, और बिकॉज जनवरी में JEE था तो उसके खिलाफ हम लोग को भी ध्यान रखना पड़ा था। तो NDA का मैंने अब यही है कि जैसे 12th का जैसे ही बोर्ड्स होगा उसके बाद से मेरे NDA की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। तुम्हें इंजीनियरिंग में जाना है, क्या क्राइटेरियाज थे, क्या प्रिपरेशन? 11-12 से ही प्रिपेयर करनी, IIT में जाना है तो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? Actually, it all depends on different types of students. Some students start their coachings from 6th class और कुछ लोग 11th से करते हैं. It all depends on the student. तो कुछ लोग जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं 11th जो स्टार्ट करते हैं वो तब कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग 6 से ही ऐसे कोटा के इंस्टीट्यूट से जाते हैं या फिर जी ज्वाइन करते हैं।
तो यही चीज़ है कि अपनी मेहनत देखनी है और किसी के और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अब लास्ट जल्दी से एक टिप्स बता दो कि क्या टिप्स देना चाहोगे जो बच्चे इस साल 12th देंगे? मतलब कभी एग्जैजरेट नहीं करना है, बस थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहे विद फुल कंसंट्रेशन और बाकी सब अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंट रहना है अपने आप में, हाँ, बस। कोई टिप? नहीं, जैसे मैं तो आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, व्हाट वो कॉमर्स में 95 पॉइंट। अकाउंट्स? अकाउंट्स इज़ माई वर्स्ट, आई गॉट 87। दैट्स फाइन एक्चुअली, आई हैव गॉट 75। इकोनॉमिक्स? 99। ओके, सो अच्छे से स्टार्ट करते हैं 100 पीरियड में, उसका 97 इकोनॉमिक्स में, 95 बीएससी। इसमें 97 आए, क्या टिप्स देना चाहोगे कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ होती है? नहीं, एक्चुअली बहुत सिलेबस चेंज हो गया है पहले से, तो अब इतनी टफ रह नहीं गई है। पहले माइक्रो मैक्रो पढ़ा जाता था, अब मैक्रो एंड अभी नहीं पढ़ा जाता, कमांड पहले पढ़ाया जाता था, तो इस समय कंपेरेटिवली इजी है मेरे हिसाब से तो। और अकाउंट्स के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? अकाउंट्स इज़ ऑल अबाउट रेगुलर प्रैक्टिस एंड मेरी क्लास में और भी बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अकाउंट्स में 95 एंड एवरी सब लाए हैं, तो इट्स जस्ट अबाउट हाउ क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स आर और तुम कितनी प्रैक्टिस करो। अकाउंट्स इज जस्ट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जैसे जो तुम्हारी थ्योरी, मोर थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स और बिजनेस, नोट्स आर द बेस्ट। इट वर्क फॉर मी एंड आई गेस इट विल वर्क फॉर एवरीबडी। जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंड आई यूज टू लाइक एनालाइज कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर सब कुछ है, तो उससे तुम नोट डाउन कर सकते हो कि कैसे आ सकते हो और उस हिसाब से पॉइंट्स बनाओ, और नोट्स आर रियली हेल्पफुल। लाइक पढ़ाई को एंड सोशल लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। दोस्तों वगैरह एंड फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए ताकि मूड भी बना। लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी मिलता है ना कि दोस्तों के साथ टाइम दिया तो बर्बाद हो जाएगा करियर। नहीं, फिर ऐसा करने पे फिर पढ़ाई में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट। लेकिन जो मीडियोकर बच्चे होते हैं उनके तो पेरेंट्स ये बोलते हैं ना कि दोस्त के साथ मत खेलो, मार्क्स कमाएंगे। हाँ, बट लाइक इससे फिर और पढ़ने का मूड नहीं होता है। अगर टाइम दे फैमिली को भी, फ्रेंड्स को भी, तो पढ़ने में ज़्यादा। एक टिप दे दो। एक बायो में तो वैसे एनसीईआरटी बाइबल है, उससे पढ़ें एंड डायग्राम्स प्रैक्टिस करते रहें ताकि स्मूथली बना सके डायग्राम्स एंड नोट्स बना के। प्रैक्टिस करते रहें, रोज़ 1.5-2 घंटा अपना मैथ्स को दें और फिजिक्स का रोज़ 1 घंटा। अच्छा, ऐसा भी है कि अगर बेस्ट टॉपिक हम सिलेक्ट कर लें तो उससे हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे अगर 20 हमारे पास चैप्टर्स हैं, अगर हम 15 या 10 प्रिपेयर कर लें तो इससे स्कोरिंग में फ़र्क पड़ता है? नहीं, वेटेज बेस्ट टॉपिक से आप 80 से 90 के बीच में आ सकते हैं, बट उसके आगे आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली स्कूल में कंसंट्रेट करना स्टडीज़ पे, टीचर्स जो फैकल्टी आपको बताती है उस चीज़ों को बांधना, उनके नोट्स यूज़ करना काफ़ी है 12th में अच्छे स्कोर करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डीपीएस के बच्चे जिन्होंने बताया उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स, उनके फेवरेट फैकल्टी और साथ ही साथ कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी ताकि वो स्कोर कर सके बोर्ड में 90+। तो हमारी तरफ से इन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अचीव करो अपने अपने सक्सेस, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एनडीए में जाओ। मैम, आपके स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा गया है, तो मैम ये बताइए कैसा लग रहा है बीइंग अ प्रिंसिपल? इतने साल से स्कूल रन कर रहे हैं, बच्चे इतना अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत तारीफ़ें मिलती हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं कि फैकल्टी इतनी अच्छी। आप पर्सनली आपको कैसा लग रहा है? See, of course, I'm very delighted and I'm very happy. बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों की अगर कामयाबी है तो that means that we are successful in our mission. And थोड़ा तकलीफ इस बार ज़रूर है because we could not cherish the way we should have done. We couldn't invite the children to school. और बच्चों को हम सिर्फ इसलिए नहीं बुला पाए क्योंकि हमने पूरी तरह से गाइडलाइंस को फॉलो करा, क्योंकि बच्चे आते फिर वो इतना सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करते, वो बहुत एक्साइटेड होते, और इसलिए हमने किसी मीडिया वाले को भी नहीं इनवाइट करा इस बार अनफॉर्चुनेटली, वरना हर साल मीडिया वाले भी सब बहुत आते हैं और बच्चों के फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। हाँ, इस बात की बहुत खुशी है कि लास्ट ईयर से भी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव रिजल्ट हुआ है, और फैकल्टीज़ ने जो मेहनत करी है, जो बच्चों ने मेहनत करी है, वो ऑब्वियसली दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। और बच्ची जो हमारी टॉप कर रहा है उसने 98.6% लाई है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। 99% उसके बायोलॉजी में भी है, केमिस्ट्री में है। शी जस्ट मिस्ड आउट विद 1 मार्क, पर मुझे वो ठीक लग रहा है बिकॉज 100% आई हैव ऑलवेज बीन अ बायोलॉजी टीचर, सो आई कैन अंडरस्टैंड 100 मार्क्स आई वुड नॉट जस्टिफाई इफ द चाइल्ड गेट्स। कहीं ना कहीं पर तो बच्चे के डायग्राम्स में या कहीं पर कुछ फ्लॉप होता ही है, सो दैट वे आई एम हैप्पी दैट शी इज़ गॉट 99। एंड टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है। इनफैक्ट ये सारा प्रोसेस तो लॉकडाउन से पहले हो ही चुका था, बच्चे एग्ज़ाम्स में एंटर कर चुके थे, इट जस्ट हैपेंड इन द मिड्स ऑफ द एग्ज़ाम्स। तो बच्चों की पूरी मेहनत थी, टीचर्स की मेहनत थी, बट वही थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि कुछ पेपर्स बच्चे नहीं दे पाए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शायद और बेहतर रिज़ल्ट होता। हमने शायद कुछ मिस करा 1-8% एवरेज में,
जस्ट बिकॉज वी कुड नॉट हैव बिजनेस स्टडीज़, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है कॉमर्स डिपार्टमेंट का। आईपी नहीं हुआ है, जो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। पास्ट में हमने देखा 100% रिजल्ट लाते हैं बहुत सारे बच्चे आईपी में। ये कि इस बार जो प्रिपरेशन करी थी बच्चों ने, कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से वो बहुत इफेक्ट भी हुआ था, क्योंकि 3 महीने का लॉकडाउन, उसके बीच बोर्ड एग्जाम्स, तो मेंटल स्ट्रेस टीचर्स को भी था, बच्चों को भी था, क्योंकि बीच में एकदम से लॉकडाउन कर दिया गया था। तो इन सब चीज़ों को स्कूल वालों ने कैसे मैनेज किया था? बिकॉज एक 90% रिजल्ट मेंटेन करना आज के समय में भी डिफ़िकल्ट है, तो आप लोगों ने कैसे मेंटेन किया था वो चीज़? बच्चों को कैसे समझाया? एक्चुअली 10th के बच्चों ने तो एग्ज़ाम्स दे दिया था, दे हैड ऑल द 5 पेपर्स, ओनली द 6th पेपर वाज लेफ्ट। सो 10th के बच्चों पे तो इतना नहीं अफेक्ट करा। यस, इवैल्यूएशन डेफिनेटली, क्योंकि मेरा भी स्कूल नोडल सेंटर होता है, एंड आई माई सेल्फ हैड अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 11 हेड एग्जामिनर्स आई हैड अंडर मी। तो जो लॉकडाउन के पहले हमने इवैल्यूएशन करा था, उसमें एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन होती है, बिकॉज थिंग्स आर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने हो रहा है, मेरे मॉनिटरिंग में हो रहा है। उसके बाद जो लॉकडाउन के बाद जो कॉपीज़ आंसर बुक्स जो भेजनी पड़ी हमें इवैल्यूएटर्स के घर पे, और कोऑर्डिनेशन के लिए भी भेजनी पड़ी, वो थोड़ा कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन तो नहीं दिया, क्योंकि टीचर्स वर इवैल्यूएटिंग द नोटबुक्स एट होम। तो इन सारी चीज़ों का कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट पे मैं मानती हूँ कि असर पड़ा होगा, और बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को लगेगा कि मैं शायद और अच्छा है। सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे थे, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परसेंटेज से रह गए, बिकॉज एग्ज़ाम नहीं हुए, क्योंकि उनके परसेंटेज पे बहुत इफेक्ट पड़ा। क्योंकि मीडियोकर्स को तो एक अच्छा सा मिल गया, उनको तो ना होने का, लेकिन जो वाकई में 90% वाले थे उनको थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है। तो ऐसा वाकई में लगता है आपको भी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे घर में मेरे भी कजन्स हैं, तो उनके भी 90s में आकर के तो कह रहे एग्ज़ाम नहीं हुए, इस वजह से अगर होते तो और अच्छे आते। तो मैम ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए हमारा ज़रूरी नहीं है कि सब ब्रांड स्कूल्स ही होते हैं, और इवैल्यूएटर्स भी हर जगह होंगे, बहुत सारी सहूलतें उनको नहीं मिल पाई होगी, बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स आए होंगे, डेफिनेटली मैं मानती हूँ, जिसका असर पूरी तरह से रिजल्ट पे तो पड़ता ही है। और बच्चों को हमें कन्विंस करना भी मतलब थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चे भी जान रहे हैं कि कॉपीज़ जो हैं वो बहुत जल्दबाजी में चेक हुई, बहुत सारा प्रेशर था टीचर्स के ऊपर भी, बहुत सारी चीज़ थी। मैं कहती हूँ अगर सब कुछ बहुत फेयर और ऑनेस्टली भी हुआ है, लेकिन बच्चे फिर भी वो उसको जस्टिफाई हमें करना मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि 90% जैसे आज के समय में बच्चों के आ रहे हैं, नॉट बीइंग अ टीचर, नॉट बीइंग अ एक नॉर्मल, अगर हम सोचें तो आगे चल के वो कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए सीबीएसई बोर्ड की जो लड़की ने टॉप किया, देवांशी जान, शी हैज़ स्कोर्ड 600 आउट ऑफ 600, इवन शी हैज़ संस्कृत, मैंने भी देखा। तो मतलब मैम आप कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, कहीं ना कहीं डिप्रेशन की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे 90-95 स्कोर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, अब लाइफ का तो नहीं पता, वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो क्या मैम लगता नहीं कि 90% आने, ठीक है आप स्कोर कर रहे हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, पर कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन आगे चल के ले सकता है? क्योंकि वो बच्चे ऐसे हैं ना जो लाइफ में उन्होंने कभी फेल नहीं देखा, वो शुरू से 90 पे जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों को हम सिर्फ मतलब जीतना बस यही सिखाते हैं। कभी हम उनको फेलियर के, एक्चुअली सबसे बड़ी हमारी कमी जो हो जाती है, चाहे स्कूल लेवल पे हो चाहे पेरेंट्स के लेवल पे हो, हम बच्चों को फेलियर एक्सेप्ट करने सिखाते ही नहीं है, जो कि आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेकिंग द चाइल्ड अंडरस्टैंड हाउ ही और शी शुड विन। तो फेलियर्स अगर हम सिखाएंगे तो बच्चा बैलेंस रहता है। आप देखिए जितने भी ये डिप्रेशन के, ये सुसाइडल केसेस होते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव फैक्टर दैट प्रिवेल्स इन द चाइल्ड। तो बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए, एंड मोर ओवर see parents and teachers should make them understand also that this is not the end of the life, you know, they have to do a lot of things in life, and there could be a lot of changes also in their life. So कभी कभी बहुत मीडियोकर बच्चा बहुत अच्छा कर जाता है ना, कि मीडियोकर्स ने तो फेल्स और लॉस देखा होता है, पर शायद 90 वालों ने वो जल्दी, मेरे को भी लगता है कि जो मीडियोकर्स होते हैं वो जल्दी लाइफ में, भले उनको थोड़ा सा धीरे धीरे से, आपके कॉलेज में भी होंगे 60-70 होंगे, शायद वो आगे चल के IAS बन जाएं, और 90 जिन्होंने स्कोर किया वो शायद एक MLC में जॉब करें। तो मैम कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस बच्चे समझ नहीं पाते, या पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं, क्योंकि देखिए टीचर्स प्रेशर नहीं करते 90 का, ये तो क्योंकि टीचर्स बच्चों को शुरू से पढ़ा रहे हैं, उनको पता है बच्चे का कैलिबर क्या है, वो 90 ले आएगा। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तो ये प्रेशर कैसे दूर किया जाए? एक्चुअली एज अ पेरेंट हमें लगता है कि पहले तो पेरेंट्स को ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अगर उनका बच्चा
किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये पढ़ाई में बहुत अगर एक्सेलेंट नहीं कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे में कोई कैलिबर नहीं है। पहले तो पेरेंट्स दे शुड अंडरस्टैंड। मगर पेरेंट्स का क्या हो गया आजकल कि वो जब तक बच्चा पढ़ाई में नहीं अच्छा है तो वो समझते हैं वो बिल्कुल बेकार है। और स्कूल के आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि हमारे लिए तो वो बच्चा भी बहुत अच्छा है जो कल्चरल में बहुत अच्छा है, जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है। तो फॉर अस इट इज़ नॉट ओनली दैट द चाइल्ड हु इज़ गुड इन स्टडीज इज़ अ गुड चाइल्ड, है ना, या एफिशिएंट चाइल्ड। तो हमारे लिए वो सारे बच्चे, क्योंकि हमें तो सब कुछ चाहिए होता है, हमें बच्चे से डांस भी कराना है, म्यूजिक भी प्ले करवाना है ना, सब कुछ करवाना है। लेकिन पेरेंट्स के लिए क्या होता है, एक माइंडसेट है कि वो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में ही अच्छा हो तभी अच्छा है। तो एक तो पेरेंट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप कराता है, वो नेबर के बच्चों को दिखा करके, वो अपने उसके क्लासमेट को उस सबसे कंपेयर कराता है, और इसी कंपैरिजन को ले लेकर के बच्चा कहीं ना कहीं एक थॉट डेवलप कर लेता है कि मुझे उससे कम्पीट करना है। और वो अगर उस लेवल को नहीं कर पाता है तो एक तो पहला फैक्टर वो नेगेटिविटी आ जाती है उसमें। दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा मार्क्स का 100%, तो मुझे कहीं पे मैं जस्टिफाई इस बात को नहीं करूँगी कि किसी सब्जेक्ट में 100% अनटिल अनलेस इज अ मैथ सब्जेक्ट। ओनली मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स यू कैन से दैट द चाइल्ड कैन गेट 100%। अदरवाइज कितना भी वो इंग्लिश में, लिटरेचर में, लैंग्वेज में अच्छा हो। BBC रिपोर्ट जब देवांशी का इंटरव्यू मैंने देखा तो पीपल वाज सेइंग दैट इंग्लिश में आपने कुछ एरर नहीं करा, संस्कृत में आपने कुछ बिंदी की गलती नहीं करी। मैम 100 इज़ वेरी हाई, और आज के समय में ठीक है एजुकेशन इज़ बीइंग इजी, एजुकेशन इजी हो गई है मैम। 100 छयों के 6 सब्जेक्ट में आना इट्स क्वाइट टफ, चाहे कोई भी बच्चा हो। मैथ्स, फिजिक्स आई कैन अग्री कि हाँ वो कॉमर्स में भी, लेकिन इन सब्जेक्टों में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लिटरेचर के सब्जेक्ट्स में तो मैं भी नहीं मानती कि बच्चा पूरी तरह से ला सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ होगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, कहीं पंक्चुएशन का होगा। जैसे हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, जब आई रिमेंबर व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी वर टोल्ड दैट हिस्ट्री में तो कभी स्कोर कर ही नहीं सकते अच्छा। और मुझे मालूम भी है, मैं तो बेसिकली साइंस स्टूडेंट रही, लेकिन मैंने ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों को देखा कि दे कुडंट स्कोर मोर देन 60% 70% इन हिस्ट्री, एंड इट इज़ रियली अमेजिंग कि आज की तारीख में बच्चे को हिस्ट्री में भी 100 आता है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी एस्टॉनिशिंग। तो थोड़ा कहीं ना कहीं हमारी या तो इवैल्यूएशन के सिस्टम में कुछ कमी है कि हम एज अ टीचर इतना ज़्यादा उसको इंटेंसली इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं पेपर को, या हमने बहुत ही सिस्टम को ईजी कर दिया है। और ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ये बच्चे के लिए, और आपने एक मुश्किल खड़ा कर दिया, क्योंकि लोगों की और सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन उस बच्चे से फिर बहुत हाई हो जाता है, और फिर आगे जाकर बच्चा वो नहीं कर पाता है, तो वही उस बच्चे को डिप्रेशन का कॉज हो जाता है। लास्ट टिप दे दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगी? पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके स्कूल ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स किया है, और दूसरी चीज़ में हमें एक क्लास टिप दे दीजिए पेरेंट्स को और बच्चों को जो सिक्योर नहीं कर पाए हैं उतने परसेंटेज, मतलब जो उनकी उम्मीद थी। मैं एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाली लेडी हूँ। मैंने तो अगर लाइफ में कभी कोई नेगेटिव भी कुछ आता है, चाहे मेरे प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, हमेशा उसमें पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ। आज कोरोना क्राइसिस जो चल रहा है उसमें मैं पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ। मैं बच्चों को बताती हूँ, देखो रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, हाउ क्लीन इट इज़ एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, हालांकि टीचर्स तो मेरे बहुत गाइडेड हैं इस तरह से कि बहुत ज़्यादा आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के बच्चे से इतना ज़्यादा नहीं उसको एक प्रेशर करिए कि उसके एक्सपेक्टेशंस आप इतने बना लीजिए कि कल को आप भी प्रॉब्लम फेस करें और बच्चा भी करे। सेकेंडली, हर चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देखिए। अगर आपका बच्चा हो सकता है स्टडीज़ में नहीं अच्छा हो, किसी और चीज़ में अच्छा हो, उसको हाईलाइट करिए। आई मीन जस्ट डू नॉट डिमोरलाइज द चाइल्ड बाय सेइंग दैट यू नॉट गुड इन स्टडीज़। सो दे शुड हैव पॉजिटिविटी इन लाइफ। माई फर्स्ट that whatever, like to students or to children, to anybody, to my children also, I tell that we should have a positivity towards life. अगर हमने लाइफ में पॉजिटिविटी रखा है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू मूव अहेड। अगर हम लाइफ में बहुत नेगेटिव अगर रखते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, या मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, देन वी विल नेवर प्रोग्रेस। एंड सेकेंडली, ये करना चाहिए, हर बच्चे को समझाना चाहिए, जो मैं बच्चे को समझाती हूँ कि बेटा यू थिंक दैट यू द बेस्ट। आप सुबह उठा करो, मिरर के सामने खड़ा हो करो और बोला करो कि आई एम द बेस्ट एंड आई कैन डू इट एंड आई कैन अचीव इट। यू कम्पीट विथ योर सेल्फ, not with others. Once you start competing with yourself, you'll see that success will be yours. तो ये थे हमारे साथ जीपीएस स्कूल के हुनार स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कोर किए हैं 90%, और उन्होंने आपको बताया कि क्या स्ट्रेटजीज उन्होंने फॉलो करी जिसके बाद वो इतने अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सके। कॉमर्स, बायो और पीसीएम ग्रुप, तीनों के ग्रुप के बच्चे हमारे साथ मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, IBN भारत, लखनऊ।